बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी सभी हैं। कुछ पॉलिटिकल खबरें रह गई हैं लेकिन है बड़ी मजेदार, जल्दी जल्दी आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश में बगावत हुई थी, आपको मालूम है। नरोत्तम मिश्रा को एक दतिया के उपचुनाव के लिए टिकट नहीं मिला था, आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया गया था। तो खूब हंगामा हुआ, उनके समर्थकों ने सड़क वड़क जाम कर दी घंटों के लिए, कार्यालय एक तरीके से कैप्चर कर लिया था। पुलिस को काफ़ी कार्रवाई करनी पड़ी, फोर्स यूज़ हुई, आंसू गैस के गोले भी चले और पुलिस वाले ये कह रहे थे कि ये हमारे ऊपर पत्थर चला रहे हैं। अब ये सब कुछ ये देखिए, उसी दिन की तस्वीरें, तो जाहिर है पुलिस के पास वजह थी फोर्स यूज़ करने की। अब इसके बाद क्या हुआ कि भाई टिकट तो कटा ही था, नरोत्तम जी को अच्छे से समझा भी दिया गया कि साहब ये तो नहीं चलेगा, आपका सीना जोरी तो ऐसे नहीं चलेगी। तो वो मान भी गए, रो भी पड़े रैली में, कहा मैं आशुतोष के लिए घर घर जाकर चेहरा माथा टेक करके वोट मांगूंगा। लेकिन अब उनके तेवर आप देखिए, अपने वर्कर्स को लेकर के बरकरार हैं। कह रहे मैं अपने कार्यकर्ता के साथ जो हुआ, मेरे समर्थक के साथ, वो नहीं भूलूंगा। तो उन्होंने एक रैली में, जो आशुतोष जी के लिए वोट मांगने के लिए थी, उसमें वो कह रहे हैं पहले तो एसपी को कि एसपी तुमको जाम खुलवाना था, तुम जाम खुलवाते, तुमने बीजेपी के दफ्तर पर आंसू गैस का इस्तेमाल कैसे किया। फिर कहा मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, दुश्मनी हो या दोस्ती, इसको याद रखता हूं। तो पहले ये सुन लीजिए और इसके बाद वाला जो मैं आपको बयान सुनाऊंगा वो तो गजब ही है, नेक्स्ट लेवल। पहले ये वाला सुनिए। आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते, परंतु गैस के बोले कार्यालय में 14 दिन एसपी साहब, 5 बजे तक उद्यम नहीं किया हम लोगों। मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं। प्रेम और क्रोध, ये माइक की आवाज आप तक पहुंचेगी मुझे मालूम है, इसीलिए कह रहा हूं। निर्दोष कार्यकर्ताओं पर केस लगाना, निर्दोष लोगों को पीटना पड़ता। तो ये तो वो एसपी को चेतावनी दे रहे थे कि मैं भूलूंगा नहीं कि तुमने मेरे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा किया। फिर बोले वो अपने कार्यकर्ताओं पर और पार्टी पर, बोले यार तुम भी गजब लोग हो, अपने समर्थकों से कह रहे हैं तुम गजब लोग, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हो कि आशुतोष ने मेरा टिकट कटवा दिया, तुमको ऐसा लगता है। आशुतोष की क्षमता है मेरा टिकट कटवाने की, बगल में खड़ा है आशुतोष, यानी इनकी क्षमता है मेरा टिकट कटवाने की। और तुम्हारी, मतलब वर्कर से कह रहे हैं, तुम्हारी क्षमता है वहां तक जाने की जहां से मेरा टिकट कटा है, वहां तो मैं जाऊंगा ना और मैं बात करूंगा जिन्होंने मेरा टिकट काटा। बदला लेना है कांग्रेस से कह रहे हो, भाजपा से बदला लेना है, पुलिस प्रशासन से कह रहे हो, आशुतोष से। क्या क्या थीम थी दिमाग के अंदर? ये आना चाहिए ना कि हमें बदला किससे लेना है। आशुतोष ने टिकट काट दिया, आशुतोष की क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? वहां हमें बात करनी है, वो हम करेंगे, तुम जानते हो कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे। तो इसलिए गुस्सा कहीं गलत जगह पर मत निकालो, अपनी क्रोध को ब्रह्मास्त्र कहीं और मत दागो मेरे मित्रों। देखिए वो कह रहे हैं बदला लेना है पुलिस प्रशासन से, तुम ले रहे हो बीजेपी से, बदला लेना है कांग्रेस से, तुम ले रहे हो। तो बदला तो नहीं ले सकते, बदले वाली भाषा तो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, ये नेता की ठसक जरूर दिखाई नरोत्तम मिश्रा ने। अनपॉपुलर ओपिनियन है लेकिन वो आदमी अपने वर्कर के लिए खड़ा है। वो एसपी को चेतावनी और धमकी दे रहा है कि मेरे कार्यकर्ता पे कैसे लाठी चल गई। तो भाई नेता तो वही जो कार्यकर्ता का हो, ये बात तो माननी पड़ेगी। बाकी ये उन्होंने कहा भाई आशुतोष की क्षमता नहीं है मेरा टिकट काटने की, और जहां कटा है वहां मैं बात करूंगा। जी सर। दतिया के एसपी मयूर खंडेलवाल है पुलिस अधीक्षक, और नरोत्तम मिश्रा उनका पुराना पंगा है। अच्छा। अब मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सभी बड़े नेताओं के क्षेत्र में कलेक्टर और एसपी अपने पसंद के रखे। चूंकि नरोत्तम मिश्रा एक समय गृह मंत्री थे तो उनके हिसाब से पूरा प्रशासन चलता था। अब स्थिति उनकी ये कर दी कि एसपी उनके फ़ोन नहीं उठाते थे, और जब ये पूरा मामला हुआ तो एसपी ने फ़ोन किया था नरोत्तम मिश्रा को। अच्छा। ये मामला हो रहा है, पूरे मामले को लेकर भाई आप संभालिए कार्यकर्ताओं को, लॉ एंड ऑर्डर सेवा खराब हो रहा है। कहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा फ़ोन पे ही नहीं आए उनके। एसपी ने फिर भोपाल मैसेज भेजा, भोपाल से मैसेज मिला कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, आपको जो कार्रवाई करना कीजिए, शहर की स्थिति खराब नहीं होना चाहिए।
और जिस तरीके से पथराव पुलिस के हुआ, थाना प्रभारी दतिया का उसका हाथ तोड़ दिया गया, कार्यकर्ताओं ने पीट के, पत्थर फेंके, घायल हुए। तो पुलिस का तो काम है ना कि जब आप हाईवे जाम कर दोगे, वो तो बिल्कुल ठीक मारोगे, है। तो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए भाई काम किया। सर असली बात तो वो है जो वो अपनी पार्टी के, बिल्कुल अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए कह रहे हैं कि ये मेरा टिकट काटेंगे क्या? फिर ये गुस्सा था, ऐसे साजिश कि बदला पुलिस से लेना, पुलिस से मतलब मयूर खंडेलवाल से लेने का उनका तात्पर्य था कि एसपी को मैं बदल नहीं पाया तो उससे हिसाब बाद में चुकता करूंगा। अब आशुतोष की जो वो जिक्र करते हैं, तो आशुतोष का बता रहे कि भाई इनकी ताकत और हैसियत नहीं है मेरी टिकट कराने की। और ये तो सभी जानते हैं कि आशुतोष तिवारी वो ताकत नहीं कि टिकट कटवा दे। सब जानते तो सब बहुत कुछ है, लेकिन बोल नहीं देते ना। और ये बोला ये बड़ी बात है, कहा कि जिन्होंने काटा है मैं दिल्ली बात करूंगा, मतलब वो दिल्ली जानते कि दिल्ली से मेरा टिकट। अब जिन लोगों ने नरोत्तम मिश्रा को आंसू में देखा था, उनको लग रहा था कि शायद तो बिल्कुल ढीले हो गए, लेकिन यहाँ तो नहीं लगा ऐसा। देखिए सौरभ जी, आपने कहा कि अनपॉपुलर ओपिनियन, वो पॉपुलर ओपिनियन का आदमी है भाई। इतनी पॉपुलैरिटी तो मैंने तो नहीं देखी हाल के दिनों में भाजपा के किसी नेता के। और भाजपा के नेता तो माना ही जाता है कि सिंबल बदला, टिकट कटा तो उसके दरवाजे कोई पूछने नहीं जाता है। ये टिकट कटा हुआ, अगर इसे मान लें कि चलो मान लें, वैसे कहते हैं कि मोहन यादव नहीं कटवाए हैं, मोहन यादव चाहते भले होंगे लेकिन मोहन यादव नहीं कटवाए, मान लें कि दिल्ली से कटा। दिल्ली से कटने के बाद कोई नेता इस तरह से ठसके से बोल सकता है? वही बात, ये संभव है। और मैं ये मानता हूं राजनीति में नेताओं को इतनी तो रीढ़ की हड्डी होनी ही चाहिए। और ये मतलब ये हमारा आपका अनपॉपुलर ओपिनियन नहीं है, पब्लिक की पसंद का ओपिनियन है। पब्लिक भी यही चाहती है कि नेता रीढ़ विहीन होते जा रहे हैं, मुद्दों पर उपद्रव का समर्थन ना करें। नहीं, ना उसका उपद्रव का समर्थन कतई नहीं। उपद्रव, किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह का उपद्रव गड़बड़ है, लेकिन नेता को अपनी ताकत तो दिखानी पड़ती है। नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं। अब नेता की ताकत दिखाने की बात है तो पंजाब की बात कर लेते हैं। चन्नी जी ने क्या ताकत दिखाई, दिखाने की कोशिश तो खूब की, लेकिन फिर क्या हुआ, हाई कमान, आला कमान, सबसे मिलना जुलना। कल दिल्ली खुद आ गए, दिल्ली में आकर की मीटिंग भी हो गई। वो पीछे सुखजिंदर रंधावा भी है। इस मीटिंग की बात तो हमने कल कर ली थी सुरजेवाला जी के साथ। फिर इनकी मीटिंग हुई शायद केसी वेणुगोपाल से, राइट सर, केसी वेणुगोपाल से मिले। और उसके बाद चन्नी जी ने तो ऐसा बयान दे दिया कि जैसे कभी कुछ था ही नहीं मामला। बोले हम अपनी पार्टी के खिलाफ थोड़ी जाएंगे, अपनी पार्टी को एम्बेरस थोड़ी करेंगे, हम जो पार्टी का आदेश होगा वो मानेंगे हम, और ऑल इज वेल। तो उन्होंने तो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। अब ये है कि हाई कमांड को बात रखनी होती है। हमें, हमारी वहाँ कोई मीटिंग ऐसी नहीं थी, वो भी बघेल साहब से मिलने के लिए थी। तो हम कभी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है और ना ही पार्टी को कोई एम्बेरस करने की कोशिश की है हमने। हम पार्टी के साथ चलने वाले हैं, पार्टी के साथ ही चलेंगे और पार्टी का जो भी फैसला है होएगा, हम उसको ऑल इज वेल। सर ये तो ऑल इज वेल बोल गया। हमें तो खबर थी कि इन्होंने गाड़ी पकड़ ली है दूसरी कांग्रेस से अलग, तो कह रहे हैं सब ठीक है और हम अपनी पार्टी को एम्बेरस थोड़ी करेंगे। सर ये देखिए ना, कंट्राडिक्शन दो जगह का, नरोत्तम मिश्रा से चरणजीत सिंह चन्नी तक का, कि दोनों लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। अब वो उनको लगा होगा कि जहाँ से सिग्नल मिलना था, जहाँ पर वो अपॉइंटमेंट लेटर से कुछ प्रमोशन होना था या अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था, वो नहीं मिला होगा। तो उसमें ऐसा तो है नहीं, रिवोल्ट ओवर हो गया। मतलब रिवोल्ट जब कोई जगह नहीं समझ में आ रही तो एक ये भी होता है ना, पॉलिटिकल लीडर सोचते हैं भाई कहीं जहाँ पर जगह है वहाँ तो बैठे रहो, यदि कोई नई जगह नहीं मिल रही। इसका साफ साफ मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो कोई ये घर का ही मामला था, ये घर से आगे निकल गए थे ना, घर से आगे निकल गए थे, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। अब वहाँ पर, और आप सोचो राहुल गांधी मिले नहीं है, हाँ, चन्नी साहब से मिले नहीं है राहुल गांधी, तो इससे समझ लीजिए कि वो कितने दबाव में आए होंगे और क्या किया होगा। कि दोनों में एक कंट्राडिक्शन है। मतलब नरोत्तम को देखिए तो वो नरोत्तम जी जो हैं एक पूरे नेता की तरह से, मजबूत नेता की तरह, मतलब मैं एसपी के खिलाफ एक फॉर्मर होम मिनिस्टर ऐसे बोले मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, बदला लेने की बात हो उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन लीडरशिप के फैसले पर खड़े होने वाले लोग भी होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तो मोटे तौर पर ऐसा नहीं होता। कल खबर ये आई थी, इनके बारे में बता दूं बस, मैं चन्नी जी के बारे में कल चर्चा आई थी कि इनको कुछ आश्वासन मिल गया है कि आपके कंसर्न। तो कल हमने ये चर्चा की थी कि कुछ मैसेज मिल गया होगा कि ठीक है अब देखेंगे हम आपको। हाँ, अब वो अध्यक्ष तो नहीं बदलेंगे, इतना तो अभी तक यही, अभी तो ये खबर है अध्यक्ष तो नहीं बदलने जा रहे, जो चन्नी जी की प्राइमरी डिमांड थी। इनको थोड़ी और प्रमुखता दे देंगे चुनाव के बीच में, शायद ये इनको कुछ आश्वासन मिला है। लेकिन क्या इनके साथ जितने और लोग हैं वो भी राजी हो जाएंगे, ये भी एक सवाल है। अब ये गए कल मीटिंग करने के बाद पंजाब लौटे होंगे तो फिर अपनी टीम से जाकर के बात करेंगे। लेकिन ये कहानी अभी खत्म हुई नहीं है, शुरू होने अभी पूरी तरह नहीं खत्म हुई। अभी टिकट जब आएंगे तब, और इससे है ना और गड़बड़ होता है कि पार्टी में एक अनमना। सर आपकी राय ममता जी पे चाहिए मुझे। ममता बनर्जी ने, कल हमने बात की थी कि उनके एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक
उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा अभी दे दिया। भेजा था उसको। और उनकी फोटो भी आ गई भूपेंद्र यादव जी के साथ, तो जाहिर है वो बीजेपी में जा रही है, क्लियर है। तो ममता जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ममता जी ने कहा जिसको जाना है जल्दी जल्दी जाए। 21 तारीख को मैं शहीद दिवस की रैली करूंगी, उससे पहले जिसको जाना है चला जाए। मैं किसी को नहीं रोक रही हूं, लेकिन ये पार्टी को कलंकित ना करें। ये उन्होंने कोयल मलिक के इस्तीफे पर कहा। उन्होंने कहा कि और कोयल ने मुझे फोन करके बताया कि मैं पार्टी छोड़ रही हूं, लेकिन उन्होंने कहा ये ईडी सीबीआई के डर से हो रहा है सब कुछ। लेकिन फिर वो उन्होंने अपनी तरफ से हाथ जोड़ के कहा जिसको जाना है प्लीज 21 जुलाई से पहले पहले चले जाओ, हाथ जोड़ के कह रही हूं, पार्टी को बदनाम मत करो। तो ये उन्होंने कल एक बात की। तो इसमें क्योंकि अब हम नेताओं की उसकी बात कर रहे हैं ना, तेवर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या तेवर बताता है? देखिए, जो छोड़ करके जाएगा वो तो कलंकित करके ही जाएगा। आखिर छोड़ने का उसको कोई ग्राउंड तो होना चाहिए ना। तो ग्राउंड में तो यही कहा है, सभी जो निकल रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी की वजह से जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की दादागिरी और ममता बनर्जी की गांधारी वाली भूमिका, इसी कारण से पार्टी की ये दुर्दशा हुई है। लोग जो चुनावी हार हुई है वो ये इसी तो कारण अप्रैल से में हुआ गई थी है। सर, ये अभिषेक को कहां से कलंक दी? तो अप्रैल में इसको अभी राज्यसभा 6 भेजा महीने था। भी नहीं हुए इनको। 2 महीने 2 महीने, हाँ, अप्रैल 2 में महीने हुए हैं। राज्यसभा वो कोयल मलिक जी आज तक पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखा हाँ, उन्होंने। उसमें हाँ, भी नहीं। वो गई नहीं है मैं शायद। तो कह रहा हूँ जिसको जाना होगा वो तो तोहमत तोहमत लगा के ही जाएगा। हाँ, ठीक वो बात। ठीक है बात। कोई को तो ग्राउंड बनाना पड़ेगा ना भाई। सभी भागते हैं, कहते हैं पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। जैसे उन्होंने ये वो कहा आदमी खराब जिसको जाना है 21 से पहले पहले चले जाओ। देखिए, तो क्या बता रहा है कोयल जी ने ये कहा होगा कि मैं मिली नहीं हूँ अभिषेक जी से, लेकिन आदमी खराब है वो। नहीं, देखिए 21 से ममता पहले जी के तेवर भी ढल गए क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ढल गए हैं। अब ममता जी बार बार ये कह रही हैं कि देखिए हमने 2006 में पार्टी खड़ी की थी और जिसको जाना है चला जाए, फिर मैं पार्टी दोबारा फिर से खड़ी कर लूंगी, 2026 में खड़ी कर लूंगी। ये बोला। लेकिन 20 साल का अंतराल बहुत बड़ा अंतराल होता है। क्या ममता बनर्जी में उतनी वो क्षमता रह गई है कि वो पार्टी को नए सिरे से खड़ा कर सकें? अभी तो बहुत और ऐसे में खास कमजोर करके दिखाई जब दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत के साथ जो है वो बंगाल के चुनाव के धरातल पे अब ये आकर के अकेली भी खड़ी पड़ गई सर। अकेली तो मतलब इतने लोग और- छोड़ गए उस लिहाज से नहीं। मैं कह रहा हूँ अभिषेक बनर्जी ऐसा लगता है कि अब तो कानूनी पचड़ों से बाहर नहीं आ पाएंगे जल्दी। उनको इतने कानून में पकड़ा हुआ है कि वो हर दिन तो ईडी, सीबीआई और कोर्ट और जमानत इसी में यही घूम करते रहे हैं। हैं। आपको अगली- किसी दिन आपको दिखाई दे रहा है कि वो फ्रीली कहीं पर घूम रहे कहीं हैं? सभा कर रहे हो, किसी नहीं। से बात करो, कोई तस्वीर नहीं आती उनकी। सर अगली खबर यहीं की है। एक मामला जो है बड़ा बनता जा रहा है। वो जो एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर जो मस्जिद बनी हुई मस्जिद है, है। वो मस्जिद बहुत पुरानी है, 100-125 साल पुरानी मस्जिद है। अब सरकार ने कहा कि साहब इसको हम शिफ्ट करेंगे, यहां से तो हटाएंगे इसको। तो टीएमसी, ममता गुट और सरकार के बीच में काफी विवाद चल रहा है। ये वो मस्जिद है, एयरपोर्ट के अंदर बनी हुई है। ममता सरकार में मंत्री थे एक सिद्दीकुल्ला चौधरी, तो उन्होंने आज इसी मस्जिद में, आज उनकी जुम्मा है, फ्राइडे है, तो उन्होंने कहा जुम्मे की नमाज हम पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, मैं हैरान रह गया ये जान करके। आप एयरपोर्ट जाते हैं, आप एयरपोर्ट पे नेल कटर भी नहीं ले जा सकते, इतनी सख्ती होती है। बगैर बोर्डिंग पास के या बगैर टिकट दिखाए आप सोच भी नहीं सकते कि मैं अंदर जाने की कोशिश करूं। CISF खुद बसों में भर के लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए लाती थी हर जुम्मे को। यहां CISF बाहर से लोगों को बसों में लाती थी। भाई क्यों? लोगों ने कहा हमारा राइट है नमाज पढ़ना मस्जिद के अंदर, तो CISF को लाना पड़ता था। अब सरकार ने कहा यह नहीं होगा, ये रनवे के एक्सटेंशन के लिए जरूरी है। रनवे का एक्सटेंशन ज्यादा बड़ा काम है और वो क्योंकि ये मस्जिद उसके नजदीक है, 200-250 मीटर की दूरी पर है, तो उन्होंने कहा कि ये तो हटेगा, एक सिक्योरिटी रिस्क है। तो सिद्दीकुल्ला चौधरी ने ऐलान किया कि हम नमाज तो पढ़ेंगे। और दूसरा वो कह रहे हैं कि सरकार जो है ये तानाशाही कर रही है, भाई हमसे पूछ लेते, बात कर लेते, नोटिस देते हमको, हमारा जवाब सुनते, उसके बाद आप कोई फैसला करते। तो वो कह रहे हैं कि ये मतलब जबरदस्ती की जा रही है। अब आप सोचिए कि ये जबरदस्ती ठीक है अगर है भी, या अनुचित है। उनका बयान सुनते हैं। हम लोग दुखी हैं। बंगाल को, हमको, बांकड़ा को बदनाम किया गया। आज के बाद कानूनी बात चलेगी, क्या कर सकते हैं, और डिपार्टमेंटल खुतूत बंगाल के लोग देंगे हम क्या करना चाहते हैं। सड़क पर ना हमने किया है, ना करेंगे।
एक बात इन्होंने कही थी, इन्होंने कहा बंगाल में 1 करोड़ मुसलमान हैं, सब आज के जुम्मे के दिन काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़िए। लेकिन ये जानते हैं कि अब सरकार बदल गई, तो उन्होंने कहा लेकिन कोई सड़क पर कोई हंगामा नहीं करेगा, कोई नारेबाजी नहीं करेगा, कहीं जुलूस नहीं निकलेगा। ये भी उन्होंने साथ में इंस्ट्रक्शन दिया था। लेकिन जो बीजेपी के अध्यक्ष शमित भट्टाचार्य, उन्होंने एक बड़ी साफ साफ बात की थी, मुझे बड़ी पसंद आई। इन्होंने कहा कि जो भी लोग मस्जिद हटाने पर नाराज हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अगर यहां हनुमान जी का मंदिर भी होता ना, तब भी हम उसको हटाते। मस्जिद अगर नहीं होकर कोई हनुमान जी के मंदिर भी होता, तब भी उसको हटाया जाता। और भारतीय जनता पार्टी ये मंदिर मस्जिद का राजनीति का बाहर आकर बात करना चाहता है। कभी नहीं करते ऐसा। भाई पहले तो ये मैंने तो नहीं देखा कि एयरपोर्ट पर इतने बड़ा स्ट्रक्चर कोई मंदिर का हो किसी भी एयरपोर्ट पर। लेकिन वो सारा किया है ना कि ये मस्जिद तो पुरानी एयरपोर्ट बाद में बना है, ये भी ठीक है, शामिल किया गया, ये भी ठीक है। लेकिन जब एयरपोर्ट बना था सर, इसका बंदोबस्त तो तभी कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा आज का नहीं। जब हमारे वाजपेयी जी की सरकार थी तो शाहनवाज हुसैन सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, और उस वक्त भी उन्होंने कहा था, और बुद्धदेव भट्टाचार्य मेरे ख्याल से उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उनके साथ बात हुई थी, फिर वो कैसे अटक गया और क्यों नहीं हुआ, ये मतलब कोई सरकार तब भी जो है एयरपोर्ट विस्तार करना चाहती थी, और तब ये मामला था। कोलकाता जैसे मेट्रो शहर का एयरपोर्ट जो है उसमें शायद 2 ही रनवे है, शिफ्ट करने की बात है, एयरपोर्ट शिफ्ट करने में मतलब इतना विवाद। आजकल तो इमारतें शिफ्ट हो रही है, तो वही कह रहा हूं। बट अगर ना भी हो, मैं कहता हूं अगर इस मस्जिद को हटाना ही पड़ता है, तोड़ना ही पड़ता है, तो वो कह रहा है ना कि भाई मंदिर होता तो भी हम हटाते। ये तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, और सड़कों पर मंदिर होते हैं, हटाए ही जाते हैं। आप गुजरात में सड़क, काशी में नहीं हटे क्या? काशी में सड़क चौड़ीकरण पे उज्जैन में मंदिर हटा है, उज्जैन में मंदिर हटाए गए। एक तस्वीर आपको उत्तराखंड की दिखाता हूँ, ये बात चल रही है तो साथ साथ दिखा दीजिए। इनकी नाक हमेशा चली रहती है। उत्तराखंड में स्पीकर उतारे जा रहे हैं मस्जिदों से, और अपने आप उतार रहे हैं लोग। कानून है, जैसे यूपी में कानून है कि आवाज इतने पे रहेगी और उससे ज्यादा अगर आवाज होगी तो हटा दिया जाएगा। तो वहां पुलिस पहुंची हुई है, आप देखिए, और लोग खुद ही मस्जिदों से जो है उधम सिंह नगर में और एक आध जगह पर जसपुर, काशीपुर, किच्चा, नानक मत्ता, खटीमा, इन सब इलाकों में कार्रवाई हुई है। मस्जिदों से ऐसे लाउड स्पीकर उतरे, यूपी में भी उतरे थे, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। भाई लॉ इज लॉ, उसमें फिर आप उसमें भावनाएं किसी की नहीं आनी चाहिए आड़े। कानून है तो है। अब बोलिए जी। देखिए मतलब काशी विश्वनाथ सबको ध्यान में है, और उस वक्त भी तब आरोप ये लगाया जा रहा था कि देखो मंदिर तोड़ दे रहे हैं। अब ये दिख रहा है तो कह रहे हैं देखो मस्जिद तोड़ देते हैं। अहमदाबाद में तब तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, नगर निगम चुनाव के पहले किया था। अहमदाबाद उसी वजह से ठीक हो गया, नहीं तो बहुत कंजेस्टेड हुआ करता था। ये उदाहरण ध्यान से है तो एक और याद दिलाता हूँ, 2019 कुंभ के पहले हमारे शहर प्रयागराज में, और वो तो जो भी 19 के पहले गया होगा उसको ध्यान में होगा, सिविल लाइंस, मेन सिविल लाइंस जो सबसे पॉश इलाका है, चारों तरफ रास्ते जाने वाले, वहां यूको बैंक है। यूको बैंक के ठीक सामने एक मजार थी। उस पर जब दोपहर की नमाज होती थी तो इधर की तरफ तो नमाज पढ़ने वाले और इधर की तरफ उनकी बाइक और कार, तो पूरा रास्ता मेन सिविल लाइंस का जो आगे रेलवे के दफ्तर जाता था, लेकिन 19 के पहले हटा। बैरहना में काली जी का मंदिर था, सड़क चौड़ी करनी थी, खूब विरोध हुआ, विश्व हिंदू परिषद ने हटा। मेरा यह मानना है सामान्य जीवन को बेहतर करने के लिए जहां भी ये सब करना है बिना संकोच करना चाहिए। और एक चीज और, आस्था रखिए, आस्था जिनमें रखते हैं उनको सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर, बस अड्डे पर, सड़क के बीच में मत छोड़ो। चलें ठीक। अरे भाई नरेंद्र मोदी के विरोधी तो बताते हैं ये आरोप लगाते हुए कि ये पता कीजिए इन्होंने गुजरात में सड़क बनाने के नाम पर कितने मंदिर उजाड़े, ये उनके बारे में विरोधी कहते हैं उनके। चले आगे, एक दिग्विजय सिंह का बयान आया है और मुझे मालूम है कि इस पर आप लोगों की रिएक्शन जरूर होंगे। दिग्विजय सिंह ने, मध्य प्रदेश में यूसीसी की तैयारी हो रही है, कई राज्यों में हो गया, एमपी में भी हो रही है। तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि देखिए यूसीसी जोड़ने वाला होना चाहिए, तोड़ने वाला नहीं। ठीक है, ये तो उनसे एक्सपेक्टेड है। फिर उन्होंने कहा वैसे एक बात आपको और याद दिला दूं कि ये यूसीसी का प्रोविजन संविधान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने डलवाया था। यूसीसी के मामले में कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट है। इसमें ये भी हमको भूलना नहीं चाहिए कि संविधान का अंग बनाया गया था जब कांग्रेस पार्टी थी। इसलिए यूनिफाइड सिविल कोड का उसका जिस प्रकार से उपयोग होना चाहिए समाज को जोड़ने के लिए, उसमें कटुता पैदा नहीं होना चाहिए।
अब आपने डलवाया, कांग्रेस ने डलवाया, तो 80 साल से उस पर आगे बढ़े क्यों नहीं? अब बढ़ जाओ। आप कह रहे हो हमने डलवाया था, तो कुछ सोच के डलवाया था, यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया था, तो अभी समर्थन करें दिग्विजय सिंह? सबको समर्थन करना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी यही इतने दिनों से कर क्या रही थी? यूसीसी पर तो हमेशा कांग्रेस पार्टी विरोध में रही है, कहती है सारे समुदायों को, मैंने कम से कम मुस्लिम समाज को साथ ले लेना चाहिए। 70 साल में तो मुस्लिम समाज को समझा नहीं पाया यह देश कि भाई यूसीसी जरूरी है। कभी प्रयास ही नहीं हुआ सर? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रयास हुआ है, लेकिन मुस्लिम समाज मानने के लिए तैयार थोड़े होगा कि यूसीसी पर में। वो तो कहते हैं हम पर्सनल लॉ से गाइड होते हैं। अब कैसे मान जा रहे हैं? चार राज्यों में तो हो गया। देखिए फिर वही बात है ना, जब कानून का डंडा चलता है ना तो आप मान लें। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो एक होता था ना, बउआ खा लो खा लो खा लो, अब दूसरा होता नहीं खाए तो दूध थप्पड़ देंगे, तो वो वाला स्थिति हो गई है। नहीं करोगे कैसे? करना पड़ेगा। कुछ वैसे ही है जैसे ही कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर का तो ताले तो हमने खुलवाया था। बिल्कुल। अब राम मंदिर भाई मैं कहता हूँ काउ स्लाउटर जो है वो भी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, तो करा लेते तुम। क्या है, क्या कहना क्या चाह रहे थे यूसीसी पर? अभी तो कांग्रेस भी नहीं बता सकते कि दिग्विजय सिंह क्या कहना चाहते हैं। तो कांग्रेस इस समय दिग्विजय सिंह डरी हुई है कि वो कब क्या बोल दे और पार्टी के लिए फजीयत कर दे। जिस तरीके से उन्होंने जीतू पटवारी के बयान को लेकर जिस तरीके से पार्टी के लिए फजीयत खड़ी कर दी थी, और अब उन्होंने जो यात्रा शुरू करी है और उसके बाद उन्होंने भी यूसीसी का बयान दिया है, और मुझे लगता है कि उन्होंने बयान देकर बहुत स्पष्ट कर दिया है, और जिन लोगों को नहीं मालूम था उनको भी बता दिया है कि भाई संविधान में तो कांग्रेस लेकर आई थी लेकिन कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी। समय मेरा चला गया, लेकिन एक खबर मैंने हर्षवर्धन जी के लिए रखी थी आज स्पेशली, जाते जाते जरूरी है बताना, इनका दिल खुश हो जाएगा, मतलब सांत्वना सी है इनके लिए। E20 पर जो चल रहा है ना मामला, रायपुर के कंज्यूमर कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिससे पूरे देश में इसकी चर्चा फिर होने लग गई है। 2024 में एक गाड़ी बेची गई जिसका इंजन E20 फ्यूल की वजह से खराब हुआ पाया गया, मारुति का। अब उनका कंज्यूमर कोर्ट का आदेश है कि ग्राहक को नई गाड़ी दी जाए, और वो गाड़ी देना जो E20 पेट्रोल से कंपैटिबल हो, वरना पूरी गाड़ी की कीमत इनको जो है लौटाई जाए। 20 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत एक डॉक्टर साहब ने देकर के गाड़ी खरीदी थी, मगर कंपनी अभी भी कह रही है हमारी गाड़ी E20 कंपैटिबल ही थी, ये गाड़ी खराब पेट्रोल की वजह से खराब हुई है, मतलब गंदे पेट्रोल की वजह से खराब हुई है, E20 की वजह से खराब नहीं हुई है। तो अब वो कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम चैलेंज करेंगे इसको। लेकिन अपने किस्म का पहला मामला है देश के अंदर E20 पर कंज्यूमर कोर्ट का। देखिए पहला मामला है, और जो देश में डिबेट चल रही है उस डिबेट को ये पुख्ता करता है। कोई सरकार के इनिशिएटिव के खिलाफ या आयात बिल कम हो जाए इसके खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन अगर इतने तरह के भ्रम है और ये सब सामने दिख रहा है तो सरकार को स्पष्टता से बताना चाहिए। ये बहुत ठीक नहीं है कि आप भ्रम का वातावरण बना के कहें नहीं नहीं वो तो हमारा बस इतना हिस्सा है, वो तो इतना कम हो जाता है माइलेज, ऐसे चलेगा नहीं। सर मेंशन नॉट सर, मुझे लगा वो थैंक यू कहेंगे मुझे खबर दिखाने की। सरकार कितनी बार बताया भाई, सरकार तो इतनी बार बता चुका है। सर समय नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, समीर जी, प्रोफेसर बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 1 बजे आपसे।